जय हिंद साथियों, मैं गिरिराज आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आप सभी का पढ़ाई बहुत शानदार चल रहा होगा। जी साथियों, तो आज हम बात करने वाले हैं आगामी एग्जाम चतुर्थ श्रेणी वाला, जिसमें हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करने वाले हैं और काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं आप लोगों के साथ कि जो आगे चल के आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध हो सकते हैं। बहुत अहम रोल निभाने वाले क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। तो उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी बहुत बढ़िया ढंग से ऐसे ही मेहनत करेंगे, साथ में बने रहेंगे और आगे चल के सफल होंगे। क्लियर मेरे साथियों? जी, तो हम बात करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन के अंदर बहुत शानदार शानदार प्रश्न आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं, जिनमें सभी क्वेश्चंस को आपको बहुत बढ़िया ढंग से पहले पूरे सेशन को देखना है, समझना है, हर एक कॉन्सेप्ट पे थोड़ा गहराई दिखानी है। क्लियर मेरे भाई? जी, और उसके बाद इसी टाइप पर क्वेश्चंस और आपको प्रैक्टिस करनी है, साथ में ऐसे ही सेशंस और भी आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। क्लियर मेरे साथियों? चलिए, तो आज का पहला प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जी बिल्कुल, तो आज का पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने। तो यहां पर देखिएगा, पहला प्रश्न आपसे क्या मांग रहा है, क्या चाहता है। तो सबसे पहले बात यह होती है कि भैया क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया जाए। यदि आपने प्रश्न को ढंग से पढ़ लिया है तो स्वाभाविक है आप बहुत बढ़िया अच्छे से काम कर सकते हो मेरे साथियों। जी बिल्कुल, एकदम इत्मीनान से, बहुत आराम आराम से हर एक कंडीशन पर मैं आपसे काम करना सिखाऊंगा। शर्त यह है कि बस थोड़ा सा समझदारी का परिचय दीजिएगा। जी मेरे साथियों, तो मेरी बात को समझाएं। यहां पर देखिएगा, यहां पर हमसे मांग क्या रहा है, हमसे बोल क्या रहा है। तो हमसे ये बोल रहा है सर यहाँ पे इसका क्या बताना है, सर रेशो बताना है। तो आप क्या करते हैं मेरे भाई, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, सर यहाँ पर देखिए, सर ए के साथ क्या दिया गया है। यदि आप इसको सॉल्व करते तो क्या करोगे, सर 6a इक्वल टू 4b इक्वल टू 9c। क्लियर मेरे भाई? एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसके बाद आपको क्या कर लेना है, इसके बाद आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है मेरे भाई। जी, यदि आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप क्या करोगे मेरे भैया, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ABC का रेशो निकालोगे। तो ABC का जब आप रेशो निकालोगे तो क्या करोगे मेरे भाई, तो यहां पर देखिए, आप बड़े ध्यान से देखना मेरी बात को। जी बिल्कुल, एकदम प्रेम पूर्वक देखना। आप यदि आप डिटेल में समझ लिए, और इसको मैं आपको ऑप्शन से भी करना सिखाऊंगा, मेरी बात को समझना। सबसे पहले आपको क्या कर लेना, सबसे पहले ए के साथ जो वैल्यू दी गई है उसका डायरेक्ट उल्टा कर दो बेटा, 1/6। क्लियर है? जी, मैं आपको ये लिखना सिखा रहा हूं, बट आपको लिखना नहीं है एग्जाम हॉल के अंदर, बट आपको यहां पर चीजें समझा रहा हूं कि भाई डायरेक्ट एलसीएम हमने 36 जो भी संख्या हम लेंगे इनका एलसीएम वो डायरेक्ट कैसे आएगा। क्लियर? जी, यहां पर 1/4 हो जाएगा मेरे भाई। ये कितना आ जाएगा सर, 1/9 हो जाएगा मेरे भैया। क्लियर है? जी, अब यहां से आपको क्या कर लेना है, इन डिनोमिनेटर्स की वैल्यू का, इन हरों की संख्या का आपको एलसीएम ले लेना है। सर एलसीएम कितना आएगा, सर एलसीएम इनका 36 जाएगा बेटा। कितना जाएगा? 36 आएगा। 36 का ऊपर गुणा कर दीजिएगा। 36 का ऊपर क्या कर दीजिएगा सर, गुणा कर दीजिएगा। तो 36 का आप ऊपर गुणा करोगे तो 6 6 36 बेटा 6 आ गया जी। और यहां पर 4 नाम 36 आपका बेटा 9 आ गया, और यहां से बेटा आपका कितना आ गया सर, 4 आ गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, 694 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1-1.5 स्टेप का काम है, यदि आप करना भी चाहते हो तो। क्लियर मेरे भाई? तो आपका आंसर आ जाएगा सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन साथियों मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यदि ऐसा क्वेश्चन आपको सामने दिख जाता है, जी बिल्कुल मेरे भाई, एग्जाम हॉल के अंदर पेपर में यदि ऐसा क्वेश्चन सामने दिख जाए तो भैया आपको पेन लगाने की कतई जरूरत नहीं है। यदि आपने ऐसे क्वेश्चन में पेन लगा दिया तो समझ लीजिए आपने कहीं ना कहीं अपनी प्रैक्टिस में बहुत कमी कर रखी थी। क्लियर? जी, तो यहां पर मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। हमको वो काम करना है कि भाई हमारा काम भी हो जाए और हमें दिक्कत भी ना आए। समझ रहे हो मेरी बातों को? हमारा काम भी हो जाए और हमको दिक्कत भी ना आए और हमारा समय भी बच जाए। समझ रहे हो? तो हमारी एक प्रैक्टिस करने से हमारी कितनी चीजें सॉल्व हो रही हैं। तो मेरी बात को समझो, आपको क्या कर लेना, आपको सिर्फ स्टेटमेंट को देखना है। हमारा स्टेटमेंट क्या है, हमारा सर ये स्टेटमेंट है। मेरी बात को समझना, बोलता है कि यहां से हमको एबीसी का रेशो निकालना है बेटा। एबीसी का रेशो निकालना है मेरे साथियों। आपको क्या निकालना है सर, एबीसी का रेशो निकालना है। तो एबीसी का रेशो निकालने के लिए मेरे साथियों मुझे क्या करना है कि भैया मुझे ये देखना है कि ये जो रेशो दिए गए हैं ना ऑप्शन में, यहां पर ये देख लेना है कि यदि मैं ए में
6 का गुणा कर देता हूं, बी में 4 का गुणा कर देता हूं और सी में बेटा 9 का गुणा कर देता हूं, तो ये तीनों आपस में बराबर हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रश्न। क्लियर मेरे भाई? प्रश्न के अनुसार ऐसा प्रश्न बोल रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि मैं ए में 6 का गुणा कर दूं, बी में मैं 4 का गुणा कर दूं, सी में मैं 9 का गुणा कर दूं, तो ये आपस में बराबर हो रहे हैं। बस ये चीज आपको अपने दिमाग से कैलकुलेट करनी है, दिमाग के अंदर। यदि आपने इसने समझ लिया, आप राजा बन जाओगे, राजा। तो मेरी बात को समझो बेटा, यहां पर हमको 6 का गुणा कर लेना है। सर 6 का यहां गुणा करो बेटा, भैया 6 का गुणा करो 36, यहां कितने का गुणा करोगे? 4 का। तो आगे भी गुणा करने की जरूरत नहीं है। ये 16 ये 36 क्या बराबर हो रहे हैं? सर नहीं हो रहे। यहां करो 6 का गुणा, यहां करो 4 का गुणा, यहां करो 9 का गुणा, देखो हो रहे हैं बराबर। 36 36 36, यानी ऑप्शन बी आंसर होगा। बात खत्म। यदि आप इसमें करना चाहते हो, इसमें करके देखो, 6 का गुणा, 4 का गुणा और यहां पर 9 का गुणा, क्या ये बराबर हो रहे हैं? ये देखो 24 36 54, अरे बराबर नहीं हो रहे ना, इसमें बराबर होगा मेरे भाई। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन से भी करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया ढंग से आप अच्छे से आराम से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है? जी बेटा बिल्कुल। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है। हमको बहुत ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़ना है, समझना है प्रश्न क्या कह रहा है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमको आगे बढ़ जाना है। क्लियर है? बोलता है सर केले की कीमत में 20% की कमी होने पर, केले की कीमत में 20% की कमी होने पर, केले की कीमत में 20% की कमी होने पर 54 रुपए में 10 केले अधिक खरीदे जा सकते हैं। तो केले की घटी हुई प्रति दर्जन की कीमत बताओ, प्रति दर्जन की कीमत कितनी होगी? क्लियर है? तो मेरे माइंड में एक बात सेट हो गई। क्या हो गई मेरे भाई? मेरी बात को ये समझो कि केले की कीमत में जैसे ही मैंने 20% की कमी होती हुई देखी, भाई स्वाभाविक है मार्केट में जब आप जाते हो, मान लीजिए आप 54 रुपए में पहले कुछ और दर्जन केले लाते थे, फिर बाद में क्या हुआ कि 20% की कमी हो गई उसकी मूल्य में, उसकी कीमत में, तो स्वाभाविक है आपको ज़्यादा चीज़ मिलेगी। तो ज़्यादा चीज़ कब मिलेगी? उतना घटने के बाद। घटा कितना? सर 20% घटा। घटा कितना? 20%। कितने में? 54 रुपए में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम पहले 54 रुपए का 20% निकाल देंगे। 54 रुपए का 20% कितना होता है? सर 1/5 होता है। 20% कितना होता है? सर 1/5 होता है। तो हम क्या करेंगे? हम इसका 20% निकाल देंगे, यानी 10.8। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर मेरे साथियों? अब 10.80 पैसे में, 10.80 पैसे में वो 10 केले अधिक ले आता है बेटा। कितना ले आता है? 10 केले अधिक ले आता है। तो सर एक केला कितने का लाएगा मेरे भाई? तो एक केला लाएगा भैया कितने का? सर 1.08 का, यानी 1.08 का एक केला मिलेगा। क्लियर है? एक केले की घटी हुई कीमत 1.08 है। तो बोलता है प्रति दर्जन की कीमत बताओ, और प्रति दर्जन में कितने होते हैं? सर 12 होते हैं मेरे भाई। तो 12 कितना आ जाएगा? सर 12.96। क्या दिख रहा है कहीं ऑप्शन में? जी बिल्कुल दिख रहा है ऑप्शन में। तो 12.96 बेटा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, आपको क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से निकालना है। बहुत बढ़िया ढंग से मैंने हर एक क्वेश्चन पे आपको काम करना सिखा दूंगा, बस प्रॉमिस आप साथ बने रहिए हमारे। जी बिल्कुल। और दिन जितने जितने सेशन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, हर एक सेशन को आप बहुत महत्वपूर्ण रूप से देखिए, उनको समझिए और उन पे हर एक क्वेश्चन पे आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहां पर समझिए। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत बखूबी, बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आ गया होगा। क्लियर मेरे साथियों? चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोलता है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है सर x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, यानी x संख्या है। क्लियर बेटा? जी बिल्कुल, मेरी बात को समझो। a आपकी संख्या है, ठीक है, और a आपका औसत है। चलो मैं लिख देता हूं एक बार को, ठीक है, और a आपका योग है। ध्यान से समझना, ठीक है। यहां पर मैंने बोला
अब देखो यहाँ ये क्या है, ये तो एक आपके लिए प्रैक्टिस सेशन है, तो इसमें मैं आप लोगों को चीज़ें समझा रहा हूँ कि आपको ऐसे काम करना है। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठने जाओगे ना जी, तो वहाँ पर ये मोह माया मत रचने बैठ जाना कि भैया हमको यहाँ संख्या लिखनी है, यहाँ औसत लिखना है, यहाँ योग लिखना है। अगर ऐसे सब कुछ करने बैठ जाओगे तो हो गया फिर तो काम भैया। कुछ चीजें आपको क्या करनी है, वहां पे स्किप कर देनी है। ये लिखना थोड़ी ना, ये चीज तो हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, समझो मेरी बात को। हम चाहते तो हम तो डायरेक्ट करेंगे कि x का बाई स्क्वायर है औसत, तो योग हो जाएगा x बाई स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा सर, इसका बाई एक्स स्क्वायर, खत्म। इसका मुझे क्या निकाल देना है, टोटल एवरेज निकाल देना है। बट यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, मेरी बात को समझो। तो यहां पर संख्या कितनी है सर, x है। x का औसत कितना है सर, x का औसत बाई स्क्वायर है। तो सर योग कितना हो जाएगा सर, योग हो जाएगा x बाई स्क्वायर। क्लियर है? उम्मीद है ये भाई जिसने कभी मैथ ना पढ़ा होगा ना उसको भी मैथ समझ में आ जाएगा, प्रॉमिस है इस भाई का, मेरी बात को समझो आप जी। अब संख्या कितनी है सर, संख्या आपकी बाई है। औसत कितना है सर, औसत आपका एक्स स्क्वायर है। योग कितना आएगा सर, योग हो जाएगा आपका बाई एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा, बाई एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, सभी संख्याओं का औसत बताना है। सभी संख्याएं कौन कौन सी हैं सर, एक्स और बाई। संख्या कौन कौन सी हैं, एक्स और बाई। इनका योग कितना है, औसत। तो बेटा इनका औसत बता दो, औसत। तो सभी का औसत क्या हो जाएगा, तो सभी का औसत हो जाएगा सर एक्स बाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई। क्लियर है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो यहां से क्या आ जाएगा सर, तो यहां से आ जाएगा एक्स बाई और ये बाई प्लस एक्स बटे एक्स प्लस बाई, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा सर एक्स बाई। ये सिर्फ आपको इतना करना था, आपको सिर्फ इतना करना था मेरे भाई। सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन था, ये चीजें लिखने की आपको जरूरत नहीं थी। क्लियर है? तो एक्स बाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, आपको काम कैसे करना है। क्लियर है मेरे साथियों जी? तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए, बोलता है सर 3,000 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है। भैया 3,000 रुपए की राशि है जो हमको किस किस में बांटनी है सर, ए में बांटना है, बी में बांटना है, सी में बांटना है। क्लियर है? अब किस कदर बांटी जाती है कि ए को बी और सी के हिस्से का, ए को बी और सी के हिस्से का 1/3 मिलता है जी, ठीक है। और बी को ए और सी के कुल हिस्से का 2/3 मिलता है। तो बोलता है सर सी का हिस्सा बताओ, सी का हिस्सा कितना होगा। अब कैसे बताएं सी का हिस्सा, तो मेरी बात को समझो। आपको क्या कर लेना है, आपको चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेना है, काम कैसे करना है। यदि आप ऐसे क्वेश्चन पर काम करना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूं जी। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि सर ए को जो मिलता है ना वो बी और सी के कुल हिस्से का 1/3 मिलता है। क्लियर मेरे भाई जी बेटा। और यहां पर भैया बी को जो मिलता है ना उसमें ए और सी के कुल हिस्से का 2/3 मिलता है। ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक काम करता हूं कि सर ए को जो मिला है ना वो टोटल का बना देता हूं कि टोटल ए बी सी का कितना मिलेगा। यानी ए को जो हिस्सा मिला है वो टोटल ए बी सी के हिस्से का कितना हो जाएगा। तो ए को कितना मिला सर, 1 मिला। कितने में से सर, 1 2 3, यानी ए बी सी। तो ए बी सी का कितना हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा। क्लियर मेरे साथियों? मेरी बात को समझना बेटा भैया। कैसे कि मैंने ए का हिस्सा निकालना है, तो ए का हिस्सा किस में से निकालना है सर, तीनों के हिस्से में से निकालो टोटल। तो तीनों का कितना हो जाएगा, ए का 1 है और बी और सी का 3 है, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। उसी प्रकार यदि मैं यहां से बी का निकालता हूं तो बी का निकालता हूं तो ए सर ए बी सी का कितना हो जाएगा जी, बिल्कुल। और सर आप ए बी सी का साथ में लेके क्यों चल रहे हो, अभी बताता हूं क्यों लेके चल रहा हूं जी, बिल्कुल मेरे भाई। 5 हो जाएगा। अब यहां से आपको पता होना चाहिए कि सर एबीसी का हिस्सा तो सब में बराबर होता है मेरे भाई। एबीसी की वैल्यू यदि यहां पर 4 है तो या तो यहां पे भी 4 होनी चाहिए या यहां पे भी 5 होनी चाहिए। यानी इसका मतलब दोनों नीचे की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, लेकिन अभी बराबर नहीं है। तो आपको क्या कर लेना सर, बराबर कर देना। बराबर कैसे करोगे मेरे साथियों, तो बराबर करने के लिए आपको क्या कर लेना, थोड़ा सा दिमाग लगा देना। 5 का गुणा इधर कर दो,
ठीक है भैया, 5 का गुणा ऊपर कर दो, यहाँ पे 4 का गुणा कर दो, यहाँ पे भी 4 का गुणा कर दो। तो बेटा भैया अब यहाँ से एबीसी की वैल्यू कितनी हो गई 20, एबीसी की वैल्यू कितनी हो गई 20। अब यदि आप यही दिमाग डायरेक्ट लगा देते तो काम बन जाता तुम्हारा कि भैया देखो 3 और 1 4, 2 और 3 5, 4 और 5 का एलसीएम 20, 20 में से भैया ये देखो इसमें डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा सर 8 आ जाएगा, यानी बी की वैल्यू 8 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आएगी सर, ए की वैल्यू देखो यहां से कितना भैया 1/4, तो यानी कितनी जाएगी मेरे भाई, तो 5 आएगी। क्लियर है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट दिमाग लगा सकते हो, बट आपको मैं करना सिखा रहा हूं कि चीज करना कैसे है। तो एबीसी का यहां से रेशो बता दो मेरे भाई, तो एबीसी का रेशो कितना जाएगा, तो सर ए की वैल्यू कितनी आ गई सर, ए की वैल्यू 5 आ गई। बी की वैल्यू कितनी आएगी सर, बी की वैल्यू 8 आ गई। टोटल कितना है सर, टोटल 20 है। टोटल कितना है सर, टोटल 20 है। 20 में से 13 मिल गया, ये कितना बचा मेरे भाई, तो इस सी की वैल्यू 7 बची। सी की वैल्यू कितनी बची सर, 7 बची। क्लियर मेरे भाई। तो यहां से सी का हिस्सा बता दो, सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो सर सी का हिस्सा हो जाएगा 7/20 गुणे 3000। क्लियर है मेरे भाई। 0 से 0 गया, ये 150 आ गया, 150 आ गया तो 15 सत्ते 105, 1050 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर मेरे भाई। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इतने में आपको कोई भी तकलीफ कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको ये इतना स्टेप लिखने का जरूरत भी नहीं है मेरे भाई, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाया है कि जिससे आपको एक बार में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्योंकि भाई हम सीरीज लेके चल रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि सीरीज के साथ में आपके प्रश्नों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएं, कि यदि आपको ऐसे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के आधार पर और भी अदर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं तो आप बखूबी बहुत बढ़िया ढंग से क्वेश्चन को निपटा सकते हो। क्लियर मेरे भाई, समझ रहे हो मेरी बातों को। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब यहां पर हमारी बात को समझिए। आपको क्या कर लेना सर, चीजों को थोड़ा सा समझ लेना है। क्लियर मेरे भैया। तो समझिए बात को। अब यहां से अपन को क्या कर लेना सर, चीजों को थोड़ा सा समझना है और काम करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है। एक आदमी 15% बटे के साथ, एक आदमी 15% बटे के साथ एक कार को 17,000 रुपए अदा करता है। क्लियर। यानी एक आदमी है जो 17,000 रुपए में एक कार लेता है, जिस पर उसको 15% का डिस्काउंट मिलता है, यानी 85% में लेता है मेरे भाई। यानी 85% की वैल्यू कितनी हो गई सर, आपकी 17,000 हो गई। यदि वह यही खरीदारी, यदि वह उसे इसी कार पर 2 क्रमिक बटे मिलते, क्या मिलते, 2 क्रमिक बटे मिलते, तो 2 क्रमिक बटे मिलते तो भाई कंडीशन क्या हो जाती मेरे भाई, तो कंडीशन क्या हो जाती मेरे भैया, तो मेरी बात को समझो। यदि उसे 2 क्रमिक बटे मिलते तो 2 क्रमिक बटों का मतलब क्या होता है, 2 क्रमिक बटों का मतलब होता है कि सर 5 + 10 - 5 × 10/100। क्लियर मेरे भाई। जी बेटा बिल्कुल। तो मेरी बात को समझो। तो यहां से सर ये 2, यानी ये कितना आ जाएगा सर 14.5, यानी आपको ये 14.5 का डिस्काउंट हो जाएगा। यानी यदि पहले क्या है, 2 स्टेटमेंट है। पहला, यदि वह 17,000 रुपए में कार खरीदता है तो कार, यानी 17,000 रुपए उसके अदा करता है कार के, तो उसको 15% का डिस्काउंट मिलता है सीधा सीधा। ठीक है। और यदि वह इसी कार पे बेटा 2 क्रमिक बटे की बात करता है, यदि 2 क्रमिक बटे होते हैं, यानी पहला 5% का, फिर उस आगे का 10% का, तो टोटल उसको 14.5 मिलता है। क्लियर मेरे भैया। तो यानी इसका मतलब है कि बोलता है सर उसे इस कार पर कितने रुपए अदा करने होते, यानी यदि उसे ये वाला डिस्काउंट मिलता, यदि उसे ये वाला डिस्काउंट मिलता, तो ये वाला डिस्काउंट मिलता तो उसे कितने रुपए अदा करने होते, तो भैया मेरे 15%, तो 15% यानी 85%। कोई भी एमपी अपने आप में कैसा होता है सर, कोई भी एमपी अपने आप में 100% होता है। क्लियर भैया जी। अब उस पे उसको डायरेक्ट 15% है, डायरेक्ट 15% है, तो 15% है तो कितने में लिया कार को सर, 85% में लिया। अब 85% में लिया तो सर यहां पे देखिएगा 85% में कितना सर, 17,000 रुपए। क्लियर मेरे भाई। जी भाई बिल्कुल। अब मेरी बात को समझना। अब यहां से क्या हुआ, यहां से सर, यहां से देखिएगा यदि वह 14.5 का डिस्काउंट होता, तो 14.5 का डिस्काउंट होता तो क्या होता, तो 14.5 का डिस्काउंट होता तो सर ये हो जाता आपका कितना मेरे भाई, तो ये हो जाता आपका कितना 85
0.5%। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू बता दीजिएगा कितनी होगी। क्लियर मेरे भैया जी? तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जैसे आप करना चाहो आप वैसे कर लीजिए। क्लियर मेरे भैया? जैसे आप करना चाहो आप वैसे काम कर सकते हो। क्लियर है जी? तो यहां से देखिएगा तो आप जिस प्रकार से निकालना चाहो 0.5 की वैल्यू भी निकाल के आप ऐड कर सकते हो डायरेक्ट इसमें। क्लियर? क्योंकि देखिए 0.5 तो यहां से देखिएगा आपको कितना करना है, तो मैं आपको बता देता हूं कैसे काम करना है। तो भैया इसका कितना आ जाएगा, तो इसका देख लीजिएगा कितना आ जाएगा सर, 85 इंटू 85.5। क्लियर है जी? तो यहां से इसको काटेंगे 0 हो जाएगा, इससे ये चला जाएगा और यहाँ से आपका ये आ जाएगा 20। क्लियर मेरे भाई? तो आपका कितना आ गया सर, आ जाएगा 5 दूनी 10। क्लियर मेरे भैया? यहाँ से देखिए 10, तो ये 5 दूनी 10 11 और ये 1700। क्लियर मेरे भैया? तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आप बहुत बढ़िया ढंग से क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है जी बेटा? बिल्कुल। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर मेरे भाई? चलिए, तो यहाँ से देखिएगा, उम्मीद है आप बहुत बढ़िया ढंग से काम कर सकती हो। क्लियर भाई? जी बेटा बिल्कुल। चलिए, तो उम्मीद है आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे काम कर सकते हो। ठीक है जी बेटा बिल्कुल। चलिए, अगला क्वेश्चन बोलता है सर, एक व्यक्ति 3 धनराशियों को, एक व्यक्ति है जो 3 धनराशि हैं जिनको 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12%, 15% की ब्याज की दरों पर निवेश करता है तथा स्कीम समाप्त होने पर तीनों राशियों पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है। समान ब्याज प्राप्त होता है। जब समान ब्याज प्राप्त होता है तो बोलता है निवेश की गई धनराशियों का अनुपात बताओ। अब निवेश की गई धनराशियों का अनुपात कैसे बताएं? तो जब आपके पास बेटा समान ब्याज प्राप्त होता है, जब आपके पास समान ब्याज प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में सर P1, P2, P3 का वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 1/R1T1, 1/R2 T2, 1/R3T3। क्लियर मेरे भाई? बस एक कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेना है, तो आप सीधा सीधा काम कर सकते हो। कैसे काम कर सकते हो सर? यहाँ से P1, P2, P3 की वैल्यू यानी रेशो निकालना है। तो सर P1 कितने हैं? तो सर 6 वर्ष के लिए कितने परसेंट पर? सर 10% पर। क्लियर मेरे भैया? दूसरा क्या जाएगा? दूसरा है आपका सर 12% पर। कितने वर्ष के लिए सर? 10 वर्ष के लिए। तो 10 वर्ष के लिए 12% पर। तीसरा कितना है सर? तीसरा है आपका 12 वर्ष के लिए 15% पर। क्लियर मेरे भाई जी? तो उम्मीद करते हैं आप बखूबी बहुत बढ़िया ढंग से ऐसे क्वेश्चन के आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्लियर मेरे भाई जी? और यदि आप यहाँ से देखिए, जैसे आप काम करना चाहो आप वैसे काम कर सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए। क्लियर मेरे भैया? तो मेरी बात को समझो। ये कितना हो गया आपका 60, ये कितना हो गया आपका सर 120, ये हो गया आपका 180। क्लियर है जी? तो यहाँ से आप जैसे काम करना चाहो आप वैसे काम कर सकते हो। क्लियर मेरे भैया? 360। क्लियर? 360। ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से काम कर सकते हो। क्लियर मेरे भाई? तो यहाँ से देखिए सर 0 से 0 गया, इससे 6, तो ये 6 आ गया। 0 से 0 गया, 12 तिया 36, 3 आ गया। और यहाँ से सर 180 से जाएगा 360, 2 आ जाएगा। 632 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 632। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? बस थोड़ा सा आपको गुणा भाग जोड़ना घटाना ये बढ़िया प्रेम पूर्वक आना चाहिए। यदि आपने इन चीज़ों पर प्रेम पूर्वक काम कर लिया ना, फिर तो आप बादशाह बन जाओगे, राजा बन जाओगे। फिर आपको कुछ भी सोचने समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर मेरे भाई? चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए साथियों, देखिए जैसा कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, प्रश्न को बहुत बढ़िया ढंग से पहले पढ़ना है तुम लोगों को, फिर उसके बाद इस पे काम करना है। बोलता है यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर एक सही 127/216 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए कितनी होगी।
क्लियर है जी। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है जिसको आपको बहुत बढ़िया ढंग से पहले समझना है, फिर उस पर आपको काम करना स्टार्ट कर लेना है। क्लियर मेरे साथियों? तो मेरी बात को समझो, काम कैसे करना है। सबसे पहला तो काम ये है कि भाई इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेट करो। इसको कैलकुलेट कैसे करें सर? तो गुरुजी इसको कैलकुलेट तो हम ऐसे कर सकते हैं, कैसे कि 216 एकम 216, 216 में 127 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे मेरे साथियों? तो ये हो जाएंगे आपके सर 343 बटे 216। क्लियर है जी। अब ये चीज क्या हमको एग्जाम हॉल में लिखनी पड़ेगी अलग से? अरे नहीं लिखनी पड़ेगी, ये तो आपको अपने दिमाग से खेलना है। और जहां आप नंबरों के साथ खेलना सीख गए भाई बस बात वही राजा बन जाओगे। तो मेरी बात ये है कि आपका प्रिंसिपल कितना है? तो सर आपका प्रिंसिपल यानी 216 है मेरे भाई। तो ये कितना हो जाता है अमाउंट? सर ये अमाउंट 343 हो जाता है। कितने वर्ष में? सर 3 वर्ष में। बट हमको क्या चाहिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको ब्याज चाहिए। और ब्याज कहाँ निकलता है सर? प्रति वर्ष निकलता है। तो पहले इसको पहले वर्ष में लेके आओ। तो पहले वर्ष में लाने के लिए सर इसको क्या कर देंगे? क्यू रूट कर देंगे। क्यू रूट क्यों करेंगे मेरे साथियों? क्योंकि भैया 3 वर्ष की बात बोल रहा है। यदि ये 2 वर्ष की बात बोलता तो स्क्वायर रूट कर देते। बात किसकी कह रहा है सर? 3 वर्ष की, तो क्यू रूट कर दिए मेरे भाई। बस सीधा सीधा काम कर दो। अरे हम कह रहे हैं ना तुमको राजा बना देंगे, बस बात को समझ जाओ जी। बिल्कुल मेरे साथियों। तो भैया 6 रुपए की धनराशि है, 1 साल में 7 रुपए हो रही है। कितने का इंक्रीमेंट है? 1 का। कितने पे? 6 पे। तो भाई कितना जाएगा सर? 16.67% जाएगा। बात खत्म। क्लियर मेरे साथियों? ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कोई डाउट, कोई परेशानी किसी कैंडिडेट को? सर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। यदि किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो बिल्कुल बताइएगा जी। बिल्कुल मेरे भाई। चलिए तो यहां पर मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। बोलता है एक बर्तन में कुछ शुद्ध दूध है। एक बर्तन है जिसमें शुद्ध दूध भरा हुआ है। हमने 5 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया और ये प्रक्रिया कुल 2 बार की गई। यह प्रक्रिया कितनी बार की गई सर? कुल 2 बार की गई। अब उसमें दूध और पानी का अनुपात 64:17 है। तो बोलता है सर प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे मेरे भाई। मेरी बात को समझो। आपको क्या करना है सर? चीज़ों को थोड़ा सा समझना है। एक बर्तन है, एक बर्तन में मान लीजिए बर्तन है, एक पात्र है। अब इसमें दूध भरा हुआ है, यानी इस कंटेनर में दूध भरा हुआ है, शुद्ध दूध है, पानी नाम की कोई मात्रा नहीं है जी। बिल्कुल मेरे भाई, पानी तो है ही नहीं है इसमें, बिल्कुल शुद्ध दूध है, एकदम प्योर। मेरी बात को समझो। अब क्या हुआ कि इसमें से 5 लीटर दूध निकालकर उसने क्या किया सर? इसमें से 5 लीटर दूध निकाल दिया। अब 5 लीटर दूध निकाला तो दूध की मात्रा कम हो गई मेरे भाई। जब दूध की मात्रा कम हुई तो क्या हुआ मेरे साथियों कि यहां पर बेटा भैया उसने क्या किया? उसकी जगह उतना ही उसमें पानी मिला दिया। अब जैसे ही उसने इसमें पानी मिलाया तो भाई मिश्रण तो उतना का उतना ही हो गया। अब लेकिन जैसे ही उसने पानी मिलाया तो अब ये प्योर दूध नहीं रहा। अब क्या हो गया सर? अब ये मिश्रण बन गया। अब जैसे ये मिश्रण बना तो दूसरी बार जब प्रोसेस करेगा तो उसमें से दूध नहीं निकलेगा, दूसरी बार में तो उसमें से मिश्रण निकलेगा, दूसरी बार तो उसमें से दूध के साथ पानी निकलेगा। तो दूसरी बार जो प्रोसेस की जाएगी उसमें मिश्रण निकलेगा। तो इसमें थोड़ा सा आप सोच समझ के काम करिएगा साथियों। तो काम कैसे करते हैं मेरे भाई? तो मेरी बात को समझो। तो बोलता है लास्ट में आके दूध और पानी का अनुपात 64:17 हो जाता है। तो यानी कुल मिला के ये जो 17 पानी आया है ना, ये पहले दूध रहा होगा, क्योंकि दूध को हटा के तो पानी आया है। तो यानी इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में दूध कितना था मेरे भाई? तो यदि मैं बात करूं स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में दूध कितना था? तो सर स्टार्टिंग में दूध आपका टोटल 81 था। 64 और 17 कितने होते हैं जी आजकल? 81 होते हैं मेरे भाई। अब लास्ट में आके दूध कितना रह गया? तो सर लास्ट में आके दूध भैया रह गया 64। क्लियर जी? कितनी प्रोसेस में सर? 2 प्रोसेस में। तो जितनी प्रोसेस हो उतना रूट लगा दो। तो भाई 2 प्रोसेस है, स्क्वायर रूट कर दो। क्लियर मेरे भाई? यानी पहले दूध कितना था सर? 9 था, 9 से घट के कितना हो गया सर? 8 हो गया। क्लियर जी? कितने के कारण सर? 5 लीटर के कारण। तो 1 बराबर 5 लीटर।
तो बोलता है प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, तो प्रारंभ में कितनी थी 9, 9 बराबर 45 लीटर। तो उम्मीद है मेरे साथियों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बखूबी बहुत बढ़िया ढंग से ऐसे क्वेश्चन के आंसर आप दे पाओगे। क्लियर। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन चलिए बोलता है सर ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बोलता है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। बी अकेले काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, मान लिया। अब बी अकेले 4 दिन तक काम करता है। बी अकेले 4 दिन तक काम करता है, तो उसके पश्चात ए अकेले शेष काम को कितने दिन में करेगा। देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसको तुमको कुछ नहीं करना, तुमको सिर्फ समझना है, चीजों को देखना है और क्वेश्चन की डिमांड को समझना है। और जहां आपने क्वेश्चन की डिमांड को समझ लिया, बस वहीं से खेल शुरू हो गया। वही समझ लो कि बस अब राजा बनने वाले हो तुम। समझो मेरी बातों को। आपको क्या करना है कि बोलता है सर ए और बी दोनों मिलके काम को सर 8 दिन में समाप्त करते हैं, जिसमें बी अकेले काम को सर वो 12 दिन में समाप्त करता है। क्लियर भाई। तो हमने देख लिया कि सर टोटल काम कितना हो जाएगा। सर टोटल काम आपका 24 हो जाएगा। अब 24 काम जो हुआ है ना भाई, 8 दिन में 24 काम तो एक दिन में 3 काम, 12 दिन में 24 काम तो सर एक दिन में 2 काम। क्लियर है। एक दिन में 2 काम कौन करता है सर, बी करता है। अब बट बी को तो भैया हमें मास्टर साहब ने समझाया है क्या कि बी तो 4 दिन तक काम करता है। अब बी जब 4 दिन तक काम करेगा तो भाई शेष काम कितना बचेगा। तो बी 4 दिन तक काम करता है। हमको पता है एक दिन में कितना करता है सर, 4 यूनिट करता है, यानी 2 यूनिट करता है। तो 4 दिन में कितना कर लेगा सर, 4 दिन में 8 यूनिट काम कर लेगा। तो भाई शेष कितना बचेगा, तो सर शेष काम बचेगा हमारा यहाँ पर 16। शेष काम कितना बचेगा सर, 16 बचेगा। अब इस शेष काम को करेगा कौन सर, इस शेष काम को ए करेगा मेरे भाई। तो मेरे लाडलो, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, यहाँ पर मेरी बात को समझो। जब शेष काम को ए करेगा और ए हमारा एक दिन में कितना करता है सर, ए एक दिन में 1 काम करता है, क्योंकि भैया दोनों मिलके 3 यूनिट काम करेंगे, बी अकेला 2 यूनिट काम करेगा, तो स्वाभाविक है ये कितना करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। जब ये 1 यूनिट काम करेगा तो कितने दिन में निपटा देगा सर, 16 दिन में निपटा देगा, और 16 दिन में हमारा काम खत्म हो जाएगा। क्लियर मेरे साथियों। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, आपको काम कैसे करना है। क्लियर है। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको मेरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपको काम कैसे करना है। क्लियर है। इतने में आपको किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी किसी भी प्रकार की सर नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है सर एक कांस्टेबल एक चोर का पीछा करता है। एक कांस्टेबल है, पुलिस वाला है, जो एक चोर का पीछा करता है। निश्चित समय अवधि में कांस्टेबल 8 छलांग लगाता है, चोर 10 छलांग लगाता है। समय निश्चित है दोनों के लिए। उसी निश्चित समय में कांस्टेबल 8 छलांग लगाता है और चोर 10 छलांग लगाता है, क्योंकि भाई उसको तो भागना है, उससे दूर भागना है। फिर उसके बाद जहां कांस्टेबल के द्वारा 5 छलांगों में तय की गई दूरी और चोर के द्वारा 7 छलांगों में तय की गई दूरी आपस में बराबर है। आपस में कैसी है सर, बराबर है। तो बोलता है सर उनकी गति का अनुपात बताओ, यानी उनकी चालों का अनुपात बताओ क्या होगा। तो अब प्रश्न को उठाना कहां से है ये समझो। प्रश्न को उठाना कहां से है ये समझो बेटा भैया। बोलता है कि जहां कांस्टेबल 5 छलांग में तय की गई दूरी, यानी 5 छलांग में जितनी दूरी ये तय करता है कांस्टेबल, कितनी दूरी में सर, 5 छलांग में। तो 5 छलांग में कांस्टेबल जितनी दूरी तय करता है उतने भैया ये 7 छलांग में तय करता है कौन, चोर। तो यहां से यदि हम दोनों का रेशो निकालेंगे तो दोनों का रेशो कितना निकलेगा सर, दोनों का रेशो निकलेगा 7:5। कितना निकलेगा, 7:5। तो यानी प्रति छलांग में चली गई दूरी हो गई भाई मेरे। अब ऐसे कितनी छलांग लगाते हैं सर, तो कांस्टेबल लगाता है सर 8 छलांग और चोर कितनी लगाता है सर, 10 छलांग।
तो यहाँ से सर 4 दूनी ये 2 चौक 8, ये 2 चौक 8, 2 पंजे 10। क्लियर मेरे भाई। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर 28:25। 28:25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बताइए कोई डाउट, कोई परेशानी किसी कैंडिडेट को? सर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट को। क्लियर है। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आ जाइए अगला क्वेश्चन। जी देखिए, ए और बी कारोबार में 3:2 में धन निवेश करते हैं, 3:2 में धन निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% भाग दान दे दिया जाता है, तो दान तो दोनों तरफ से जाएगा मेरे भाई, यानी वो तो दोनों के लिए कम हो जाएगा मेरे भैया। यानी मान लीजिए हमने मान लिया हमारा प्रॉफिट बेटा कितना है भैया टोटल, हमने मान लिया कि सर हमारा प्रॉफिट टोटल 100% है, ठीक है, जिसमें से 5% दान कर दिया। दान कितना कर दिया सर 5% कर दिया, तो शेष कितना रहा? तो सर शेष रहा हमारा 95%। शेष कितना रहा सर 95% शेष हो गया। जो 95 शेष रहा है आपका, वो किस किस में बटेगा सर? ए और बी में बटेगा। ए और बी का रेशो कितना है सर 3:2 है। तो सर इसमें कितना जाएगा? तो यहां से देखो सर ये कितना हो गया 5 बराबर 95, 1 बराबर 19, 5 बराबर 95, तो 5 बराबर 95, तो 1 बराबर 19। मैं हर चीज आपको लिख लिख के सिखा रहा हूं मेरे भाई। तो ये हो गया सर आपका 57%, ये हो गया आपका सर 38%। क्लियर मेरे भाई? जी बिल्कुल। तो बोलता है सर ए का हिस्सा बताओ। ए का हिस्सा यदि आपका इतना है तो बताइएगा कुल हिस्सा यानी कुल लाभ कितना होगा। तो यहाँ से देखिए सर 57% की वैल्यू, यदि 57% की वैल्यू आपकी सर 8550 है, तो बोलता है सर 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू बता दीजिएगा। तो 8550 बटे 57 इंटू 100। क्लियर मेरे भाई? तो 57 से ये कितनी बार जाएगा सर 150 बार जाएगा। क्लियर मेरे भैया? तो आपका आंसर आ जाएगा सर 15,000। क्लियर? कितना आ जाएगा मेरे भाई 15,000, और 15,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट, कोई परेशानी किसी कैंडिडेट को? मैंने बखूबी बहुत बढ़िया ढंग से पूरा विस्तार पूर्वक आपको समझा दिया। क्या अब मुझे बताओ, जब हम एग्जाम हॉल में करने बैठेंगे तो क्या हमको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत पड़ेगी मेरे भाई? क्या हमको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत पड़ेगी? यहाँ मैंने बोर्ड पर इसलिए लिखा है कि जिससे हर एक कैंडिडेट को ये बात समझ में आ जाए कि प्रश्न में हमारे लायक बोला क्या क्या गया था। क्लियर है जी? और यदि आप करने की बारी आएगी तो भैया आप दिमाग में सीधा सीधा काम करोगे, ऐसे निकालोगे। क्लियर है? उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है सर भिन्न दी गई हैं 3/4, 9/10, 15/16 के व्युत्क्रमों का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? HCF, यानी महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है HCF की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है सर? HCF की बात कर रहा है। तो HCF कैसे निकाला जाता है? तो सर HCF निकालने का एक ही कॉन्सेप्ट होता है। सर HCF निकालने का एक ही कॉन्सेप्ट होता है जब फ्रैक्शन की बात आती है। तो क्या करता है सर? HCF निकालना है सर किसका? HCF ऑफ न्यूमरेटर बटे LCM ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर मेरे भाई? यानी ये होता है भैया आपका अंश और ये होता है आपका हर। क्लियर है जी? तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें आप बहुत बढ़िया ढंग से काम कर सकते हो। क्लियर? हमको क्या चाहिए सर? HCF चाहिए। अब HCF किसका निकालना है सर? इनके व्युत्क्रमों का। क्या निकालना है सर? इनके व्युत्क्रमों का। तो पहले इनका व्युत्क्रम लाओ। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये आदमी खड़ा है भाई आपके सामने, यानी सिर ऊपर पैर नीचे, यानी मुंडी ऊपर पैर नीचे। तो जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा सर? पैर ऊपर मुंडी नीचे मेरे भाई।
समझ रहे हो ना मेरे भैया? जी बिल्कुल, यानी सिर नीचे पैर ऊपर, यानी क्या हो गया, उल्टा हो गया, जस्ट उसका उल्टा कर दो, इनवर्स कर दो मेरे भैया, उसी को व्युत्क्रम कहते हैं। तो 3/4 का उल्टा क्या हो जाएगा सर, 4/3 हो जाएगा। उसी प्रकार सर 9/10 का क्या होगा सर, 10/9 हो जाएगा मेरे भाई। इसका क्या होगा सर, इसका 16/15 हो जाएगा। क्लियर मेरे भैया? अब यहाँ से आपको एचसीएफ बताना है। एचसीएफ क्या होगा सर, 4, 10 और 16 का एचसीएफ कितना आएगा, तो 4, 16, 10 का एचसीएफ आएगा 2 और 3, 9, 15 का एलसीएम कितना आएगा सर, 45। तो क्लियर है? तो साथियों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। 2/45 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने में आपको कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। यहां पर देखिए, बहुत प्रेम पूर्वक देखना है, हर एक प्रश्न को बहुत बढ़िया ढंग से देखना है मेरे भाई। हर प्रैक्टिस सेशन आपके लिए बहुत रामबाण सिद्ध हो सकता है। बस आप जितने भी प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेकर आ रहा हूं ना मेरे भाई, बहुत बढ़िया ढंग से इनको कर लो बस आप, ठीक है। 2 रेलगाड़ी स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करती हैं। देखिए 2 स्टेशन हैं, ये 2 स्टेशन है, ए स्टेशन, ए बी स्टेशन। क्लियर मेरे भाई? और दोनों के बीच की दूरी कितनी है सर, 220 किलोमीटर। 220 किलोमीटर है, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब यहां से ए से बी की ओर, ए से बी की ओर उनकी चालें कितनी है सर, 50 किलोमीटर पर आवर। और इधर से जो जा रही है मेरे भाई, इधर से जो जा रही है उसकी है सर 60 किलोमीटर पर आवर, इधर से जो जा रही है। क्लियर मेरे भैया? जी। तो यहां से बोलता है कि सर बताइएगा कितनी देर के बाद भी एक दूसरे से मीटिंग पॉइंट, यानी कि जहां मिलेंगी कितने समय के बाद मिलेंगी। क्लियर मेरे भाई? तो सबसे पहले यहां पर देखिए 200 किलोमीटर की दूरी, 220 किलोमीटर की दूरी है। अब यहां से किस स्पीड से डिवाइड करेंगे, तो जो स्पीड आएगी ना तो वो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी, वास्तविक चाल होगी। तो वास्तविक चाल निकालने के 2 कॉन्सेप्ट होते हैं मेरे भैया। क्लियर है कि सर यदि रिलेटिव स्पीड मान लीजिए यहां से S1 है और यहां से आपकी S2 है, तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड होगी ना वो आपकी S1 + S2 हो जाएगी, ठीक है। और दोनों यदि एक ही डायरेक्शन में है, ये आपका S1 है, ये आपकी S2 है, तो उस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड जो आएगी वो क्या होगी सर, S1 - S2 हो जाएगी। कब? जब S1 S2 से बड़ी हो, जो भी डिफरेंस। तो यानी जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड होती है, और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होती हैं तो रिलेटिव स्पीड उनका डिफरेंस होती है। तो डिफरेंस का मतलब जो बड़े में से छोटा माइनस कर दो। क्लियर है मेरे भाई? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी सर, 110 हो जाएगी, और 110 में से 220 का डिवाइड करेंगे तो 2 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। 2 घंटे आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बाकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। क्लियर है? तो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई आपको कतई किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। क्लियर मेरे भैया? चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आ जाइए। तो उसने क्या बोला मेरे भाई, देखिए तो यहां से देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा। अब उसने बोला है कि दिए गए दंड आरेख में, यानी बार ग्राफ में, किसी फैक्ट्री में 5 वर्षों के दौरान ए और सी के लक्ष्य उत्पादन, ए और सी, यहां पर इसको ए और सी कर दीजिएगा, ए और सी के लक्ष्य उत्पादन एसी मशीनों के, एसी मशीन है, अच्छा एसी मशीनों के है, नाम है एसी मशीनों का। तो एसी मशीनों के लक्ष्य उत्पादन और वास्तविक उत्पादन, ठीक है, 2 दर्शाए गए हैं। इसमें 2 उत्पादन, 2 प्रोडक्शन बताए गए हैं। कौन कौन से मेरे भाई? एक बताया गया है लक्ष्य उत्पादन, दूसरा बताया गया है वास्तविक उत्पादन, ठीक है। तो बोलता है इस आरेख को सावधानी पूर्वक पढ़िए और दी गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्लियर भाई? जी। तो पहला प्रश्न क्या दिया गया है आपके सामने सर? पहला प्रश्न दिया गया है कि जनवरी और अप्रैल के महीने में एसी का संयुक्त लक्ष्य उत्पादन जी
तो यहां पर देखिए जनवरी और अप्रैल के महीने में एसी मशीनों का संयुक्त लक्ष्य उत्पादन, ठीक है जी, और मार्च और अप्रैल के महीनों में एसी मशीनों के संयुक्त वास्तविक उत्पादन का अनुपात कितना था। तो यहां पे इसका अनुपात आपको निकाल देना है। तो अनुपात कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो सबसे पहले जनवरी और अप्रैल, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो जनवरी और अप्रैल, लक्ष्य को देखेंगे मेरे भाई, लक्ष्य को देखिएगा जनवरी और अप्रैल में, तो जनवरी और अप्रैल में लक्ष्य को देखिएगा सर कितना हो जाएगा, तो लक्ष्य को देखेंगे जनवरी और अप्रैल में, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं थोड़ा सा, जनवरी प्लस अप्रैल, क्लियर मेरे भाई। तो कितना कितना आ जाएगा सर लक्ष्य का कितना आ जाएगा, चलो ऐसे लिख लेते हैं मेरे भाई, लक्ष्य का आ जाएगा जनवरी और अप्रैल, क्लियर मेरे भाई। तो देखिए सर जनवरी अप्रैल का कितना है, तो जनवरी में कितना है 60, अप्रैल में कितना है 90, तो 60 और 90, 60 प्लस 90, क्लियर मेरे भाई। वास्तविक का कितना है, तो ध्यान से देखिएगा, वास्तविक का किस किस का सर, वास्तविक का मार्च प्लस अप्रैल, इसका भी अप्रैल, क्लियर है। तो मार्च और अप्रैल, मार्च अप्रैल का देखना है, तो मार्च अप्रैल का देखिएगा मेरे भाई, मार्च अप्रैल का कितना आ जाएगा सर 100, मार्च का कितना है सर 100, और अप्रैल का कितना है सर आपका 80, तो 100 और 80, 100 प्लस 80, क्लियर मेरे भाई। तो यहां से कितना आ जाएगा सर 150, 180, तो आपका रेशो कितना जाएगा सर आपका, सर आएगा 5:1, कितना आएगा 3 पंजे 15, टीचिंग 18, क्लियर मेरे भाई, 5:6, 5:6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, इतने में आपको कोई भी तकलीफ कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्लियर मेरे साथियों। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि सर फरवरी अप्रैल और मई महीने में एसी मशीनों का कुल लक्ष्य उत्पादन पूरे 5 महीनों के दौरान वास्तविक उत्पादन का कितना प्रतिशत था, क्लियर है जी बिल्कुल। तो यहाँ पर समझिएगा आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले आपको ग्राफ को समझना है, इस ग्राफ को समझिएगा। जैसे ही आप इस ग्राफ का काम करोगे आपको चीज़ समझ में आ जाएगी काम कैसे करना है, क्लियर मेरे भाई जी। तो कौन कौन सा बोल रहा है मेरे भैया, बोलता है सर फरवरी अप्रैल और मई, फरवरी अप्रैल मई, फरवरी अप्रैल मई, कौन कौन सा बोलता है सर फरवरी, यहां पर देखिए फरवरी अप्रैल मई, तो फरवरी अप्रैल मई में बोल रहा है मेरे भाई, फरवरी अप्रैल मई में, ठीक है, फरवरी अप्रैल मई की बात कर रहा है। फरवरी अप्रैल मई में लक्ष्य उत्पादन, तो लक्ष्य उत्पादन बता देना है कितना होगा। तो फरवरी में लक्ष्य उत्पादन कितना है 30, अप्रैल में लक्ष्य उत्पादन कितना है 90, 120, मई में कितना है 100, तो कितना हो गया सर आपका 120 और 100 220, क्लियर मेरे भाई। तो लक्ष्य उत्पादन कितना हो गया सर आपका, तो सर हो गया आपका 220, क्लियर मेरे भैया 220। सर कुल कितना होगा, तो कुल निकाल दीजिएगा, तो कुल कितना आएगा मेरे भाई, तो कुल आप ऐड कीजिए सर, कुल कितना हो जाएगा, तो कुल निकालिए मेरे भैया, कुल कितना आएगा सर, कुल आप ऐड कर दीजिएगा जी बिल्कुल। इसका मैं आपको काउंट करके डायरेक्ट बता देता हूं सर, इसका जाएगा अपना 420 कुल, क्लियर है जी। तो बोलता है ना पूरे 5 महीने के कुल वास्तविक उत्पादन का, कुल वास्तविक का यानी कुल वास्तविक का बताना है, कुल वास्तविक के उत्पादन का कितना परसेंट होगा, क्लियर जी। बोलता सर कितना परसेंट होगा, तो परसेंट बता दीजिए। अब परसेंट कैसे निकालते हैं मेरी बात को समझो। अब यहां पर देखो, यहां पर 220 420, यानी इसका मतलब हो गया कि भाई मेरे 220 420 है, 220 का आधा कितना होता है मेरे भाई, 220 का आधा होता है सर 220 का दुगना कितना होता है सर 440 होता है। यदि ये 440 होता तो सर ये 50% हो जाता, 220 का दुगना होता नीचे तो ये 50% हो जाता,
लेकिन यहां कितना दिया सर, 420 दिया है, तो 420 दिया तो इसका मतलब है 50% से ज्यादा होगा। अब 50% से कितना ज्यादा होगा मेरे भाई, तो ऑप्शन में कौन सी वैल्यू दी गई है 50% से ज्यादा, तो 50% से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, कौन सा, बी। तो इसलिए आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, 52.38%, यानी 52.38%। यानी आपको ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यदि आप ऐसी चीजों को कैलकुलेट करने बैठ जाओगे ना मेरे भाई, तो स्वाभाविक है समय ज्यादा दोगे। इतना समय आपको चीजों में नहीं देना है, बस आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए आपके डिजिट्स पे खेलने के लिए। जहां आपने अंकों के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया, वहीं से आपका काम बहुत शानदार होने वाला है। क्लियर है? तो स्वाभाविक है आज के सेशन के अंदर जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, उम्मीद है आप इस पे बहुत बढ़िया काम कर पाओगे और इसी तरीके से आप बहुत बढ़िया ढंग से इस पे भी प्रैक्टिस कर पाओगे और बहुत ईमानदारी से ऐसे काम करते रहिए, बने रहिए। इसी के साथ मिलते हैं साथियों हम लोग अगले सेशन में और नए नए क्वेश्चंस के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद साथियों।